हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीटेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और यह 30 क्वेश्चन सीडीपी का सेक्शन होगा जो 20 दिसंबर 2021 का होगा। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही विनती है। आपके लिए यह क्लास को लाना कितना मुश्किल होता है और यह बात आप नए यूट्यूबर से समझ ही रहे होंगे। आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइए चलते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एका आयामी होता है। एक धारणीय और एका आयामी यह विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरा है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या है? एक विकास का सिद्धांत है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यह भी सही है। जो विकास है वह आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में जो विकास होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। जो शीर्षगामी सिद्धांत होते हैं वह भाषा विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, नैतिक विकास पर। जो शीर्षगामी होते हैं वह जो होते हैं ना, वह गामक विकास पर लगते हैं। क्या किस में लगते हैं? गामक विकास पर लगते हैं। आइए आगे चलते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जो भाषा विकास है उनमें जो है संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो पहला दिया है यहाँ पर जन्म पूर्व का समय, यह नहीं है। प्रारंभिक अवस्था, जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है वह क्या होता है? भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होता है। क्या होता है? प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती है वो भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था है। तीसरा है मध्य बचपन, यह भी नहीं होगा। युवावस्था, यह भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? और भाषा सीखते हैं। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रच्छन्न अविक्रिय समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण। कहने का मतलब हुआ कि जो परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, मतलब जो परिवार होता है उनमें अपने व्यक्तिगत और भाषा भी सीखते हैं। यह क्या हो गया? प्रारंभिक समाजीकरण का एक हिस्सा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं? ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया हुआ लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। जो हमारे नैतिक होते हैं वो क्या होता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, इनमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब सोशल से संबंधित होता है तो यह क्या होते हैं? पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल स्टेज का होता है। तो पूर्व पारंपरिक यह भी नहीं होगा, उत्तर पारंपरिक यह भी नहीं होगा और दूरस्थ पारंपरिक यह भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? कन्वेंशनल स्टेज, मतलब यह जो होता है कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चे सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। आइए देखते हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। जब बच्चा पहली बार
किसी चीज़ को सीख रहा होता है, तो उनमें नए ज्ञान जब आता है तो इस प्रक्रिया को हम आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और थ्योरी वाले क्लास में भी हमने देखा। आइए समायोजन, एकोमोडेशन, यह भी नहीं होगा। समाजीकरण, यह भी नहीं होगा। और संगठन, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। आइए चलते आगे। यहाँ पर दिया है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा वह यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। क्या है? जो शब्द होते हैं वो वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती। जो मीना नाम की एक लड़की है, वह क्या कर रही है? शब्दों को समझ रही है। क्या कर रही है? शब्दों को पूरी तरह से समझ रही है। और शब्द वस्तुओं का प्रतीक है। क्या है? शब्द जो है ना वस्तुओं का प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? किस अवस्था पर है? तो यहाँ पर क्या है? वो क्या है? शब्द को वस्तुओं के प्रतीक के माध्यम से समझ रहा है। तो वह क्या है? तो उनके अंदर अब वो तर्क एवं यह जो संरक्षण क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना, इनमें जो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह नहीं होगा। ताकि बच्चे जो है ना क्या है, मतलब शब्द वस्तुओं के प्रतीक को समझ, संवेगी गामक, यह सेंसरी मोटर स्टेज, यह नहीं होगा। अमूर्त भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि वह सिंबल के तौर पे सोचती है और क्या है, उसके अंदर संरक्षण और क्रमबद्ध का ज्ञान नहीं है, मतलब कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं है। कंजर्वेशन मतलब उनके किसी वस्तु में रंग रूप में परिवर्तन से उनकी वास्तविक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हम संरक्षण कहते हैं। क्या हुआ? संरक्षण समझ गए। मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि नाच में क्या होता है, लड़का जो है ना लड़की बन के नाचता है, लेकिन क्या होता है कि वह क्या होता है, मूल रूप से वह क्या होता है, लड़का होता है। तो यह इसी गुण को हम संरक्षण बोलते हैं। मतलब जो उसका वास्तविक गुण होता है वह कभी नहीं बदलता है, इसी को हम बोलते हैं संरक्षण। उसके रंग रूप में परिवर्तन से उसका वास्तविक गुण नहीं बदलना, वही संरक्षण कहलाता है। तो यह जो होता है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है, समीपत विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया? इसमें क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं, यह भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंत प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम जो है ना एक अंत प्रक्रिया है। दूसरा दिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो इनमें क्या हो गया? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। इनमें से है यह दिया 10 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो मौखिक दंड का प्रयोग करना, यह भी नहीं होगा। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, यह भी नहीं होगा। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यह भी नहीं होगा। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। क्या होगा यहाँ पे कि केवल जो है ना अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना।
आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक विकास का पूर्वगामी है? क्या है कि जो बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह सांकेतिक विकास का पूर्वगामी है। तो इनमें क्या हो जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत। क्या हो जाएगा इनमें कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। आगे चलते हैं, यहाँ पर है दूसरा। आगे चलते, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? क्या यहाँ उचित नहीं दिखाया है, नहीं को ध्यान में रखना है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। क्या है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, चुनौती देना, पक्षपात को चुनौती देना नहीं है। यह भी है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, यह क्या है? नहीं है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, यह भी हो सकता है। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिकवादी भूमिकाओं में दिखाई दे, यह भी सही है। तो यदि हम सही ऑप्शन की ओर बोले, नहीं है। कौन सा नहीं है? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। चलिए आगे देखते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में एक अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वेधन की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। यह भी गलत है, क्योंकि कोई भी टीचर किसी विद्यार्थियों को यह कभी भी नहीं कहेगा कि तुम्हें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेधन क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, यह भी नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, यह सही है। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से पृथक रखने की लिए कहना चाहिए, यह भी गलत है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। आगे चलते हैं। ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल्य है? तो जो ध्वनि होता है तो यह क्या किससे संबंधित है? भाषिक बुद्धि से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन अधिक उपयुक्त होगी? जो हमारी सामाजिक संरचना है, कक्षा है, उनमें आकलन की सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सा होगा? तो इनमें दिया है सहयोगी प्रयोजित कार्य, मतलब कोलैबोरेशन लर्निंग। मतलब कहने का मतलब हुआ, यदि कोई है, मान लीजिए यह कोई काम को कर रहा है इसकी सहायता से, ये क्या कर रहा है? बी की सहायता से, फिर बी जो है ना, बी की सहायता से सी कर रहा है, और सी की सहायता से क्या कर रहा है? डी कर रहा है, और डी जो है ना इससे कुछ मदद लेता है, फिर ई इससे लेता है, फिर ई इससे लेता है, तो ई इससे लेता है, फिर ई इसको देता है। तो इन सब मिलकर कोई काम को करता है, इसी को बोलते हैं सहयोगी प्रायोजित कार्य को। इसमें क्या होगा? यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, मात्र यह भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापक
अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। पहला क्या है? अध्यापन। दूसरा है अंकों, ग्रेड और अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल की परीक्षा लेना। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रोत्साहन की योग्यता का मापन करना। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। क्या हो जाएगा? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। यह क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अर्थ हुआ। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? वो कोई विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है जो सीख रहा है, उनको किस प्रकार का लक्ष्य हम उसके सामने निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करें। पहला है प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य। प्रवीणता मतलब उसके अंदर उत्सुक, जानने की इच्छा, इस तरह की असफलता से बचने वाले लक्ष्य। यह भी नहीं हो सकता सब असफलता का स्वीकार लक्ष्य, यह भी आत्मपराजित लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? समावेश का नियम है विभेदन और मानवीकृत, व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो इनमें से देखें तो व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकार करना मतलब इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है प्रत्येक व्यक्ति में, इनको हम समावेश का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या है? घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों में जूझने से की क्षमता विकसित होती है। तो उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। क्या है? उसे क्या है? एक अलग संस्थान में रखने की नहीं, यह नहीं होगा। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह भी नहीं होगा। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, तो यह हो जाएगा। यदि हम सही आंसर की बात करें तो क्या होगा? 3 नंबर होगा, यह भी नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल वी सपोर्ट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम? कहने का मतलब हुआ कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? पहला है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना। क्या है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना। दूसरा है विचार मंथन पर बल देना। तीसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देना। अभिसारी चिंतन पर बल देना। और चौथा है असहमति के प्रति सहनशीलता। असहमति के प्रति सहनशीलता। इसमें देखें तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, तन पर बल देना। देखिए यहाँ पर अभिसारी चिंतन पर बल देना, अभिसारी मतलब सारी चीज आकर यहाँ पे रुकना। तो यह जो है ना, यह अभिसारी चिंतन पर बल देना, यह नहीं होगा। इनमें देखा जाए तो यहाँ पर होता कन्वर्जेंट होता, अपसारी होता तो हो सकता था। यहाँ अभिसारी चिंतन पर बल नहीं देता है। तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो 1 2 4
1 2 4 यहाँ पर यह हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यह करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। एक स्वेर चिंतन आत्मव्यूहों वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? आइए देखते हैं इनका क्या हो जाएगा। यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। दूसरा है बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना। तीसरा है बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। समान कक्षा में, चौथा है समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, मतलब यह तो है। बच्चे को यहाँ पे देखिए नहीं बोल रहा है, गौर से देखना है भाई। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युगों में कार्य की अनुमति देना। बच्चे के विशिष्ट स्कूल में भेजना, यह तो नहीं होगा, काहे कि बच्चे के लिए कोई विशिष्ट स्कूल नहीं होता है। समावेशी शिक्षा की यह क्या है? गलत है। समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, यह भी सही है। जो समान कक्षा है ट्यूटर की मदद ले सकते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं, मतलब एक जो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक जो है ना, शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं। के प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कि कमी की अनुमति नहीं देना चाहिए, पर सजा देनी चाहिए। यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पर सजा नहीं देनी चाहिए, यह भी गलती है। क्या है? सजा देनी चाहिए, यह भी गलती है। यहाँ पर की अनुमति नहीं देना चाहिए, यह भी गलती है। हतोत्साहित, तो यह भी गलती है। यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो 1 नंबर का जो आंसर होगा वह सही होगा। आगे चलते हैं। कथन ए, विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः अलग उगल देने की योग्यता के स्थान पर उसने अपनी आवाज़ जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण भी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो क्या समझे कि विद्यालय को पहला ए में दिया है, विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता, मतलब जवाब उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण भी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है। तो इनमें से सही बेस्ट आंसर कौन है उसको हम तलाशते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना सही व्याख्या करता है ए की। क्या होगा? यहाँ पर जो बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? यहाँ पर आर है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ना आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए आगे देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है। तो एक विशेष विषय में अब देखा जाए तो आलेखीय संसाधनों का प्रयोग करना कहलाता है।
तो इनमें से यदि हम देखें खंड, यह भी नहीं होगा। खंड, यह भी नहीं होगा। अग्रवर्ती आयोजक, यह भी नहीं होगा। स्मृति सहायक, यह भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? यदि संकल्पना का मात्र चित्र। चलिए आगे देखते हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। क्या है? आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी देने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर से उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार्ट बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वो अध्यापिका की प्रशंसा करना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी मिलने पर रुचि रखता है। यदि हम सही ऑप्शन की ओर बढ़े तो अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी में रुचि बन सकता है। यही होगा। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर इनमें से कौन सी नीति छात्रों की चिंता का सामना करने में सहायक नहीं देती है? यहाँ पर नहीं वाली बात है। क्या है? नहीं है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थ लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन एक दूसरे की तुलना करना नहीं की बात होती है। तो एनसीएफ क्या करता है? बच्चों के बीच तुलना नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं एक दूसरे से तुलना मत करो। देखिए इसमें यह नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर नहीं बोल रहा है। यह सब सारे हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका है। अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। यह तो बिल्कुल संभव नहीं। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न। यह भी त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न अधिक है। त्रुटियों को समझना क्योंकि ये छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। यदि बेस्ट ऑप्शन की ओर जाए तो यह 4 हो सकता है। क्या होगा? 4। आगे वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 220 मतलब 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए, स्मरण आधारित शिक्षा के लिए, वेतन और अभ्यास से, संप्रति समझ से। क्या होगा? तो संप्रति समझ हो जाएगा। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत रटना, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेने, कार्य को पूरा करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? जब वे कार्यों और क्रियात्मक में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये सब सारे ऑप्शन नहीं हो यहाँ पर।
आइए देखते हैं आगे। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। यंत्रवत अधिगम जैसे को तैसे प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम। तो इनमें जो है 3 नंबर अन्वेषित अधिगम की ओर बढ़ते हैं। यह सब नहीं देता है, क्या नहीं देता है, यंत्रवत याद करना। इनमें से प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम यह भी नहीं होगा, निर्देशात्मक अधिगम यह भी नहीं, अन्वेषित अधिगम। चलिए आगे देखते हैं हमारे विकासु क्लासेस, और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर विकासु क्लासेस है। इसके बाद यहाँ पर कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, क्या है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन करके सारे PDF पा सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।